मॉर्निंग एवरीवन, मैं मयंक मधुर आपके बीच में नए दिन के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज का जो वीडियो हम लोग देखेंगे, आज का जो टॉपिक हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, वह टॉपिक है मेथड का टॉपिक। मेथड के टॉपिक से पहले मैं ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, उसकी कहानी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्यों आया, उससे क्या बेनिफिट्स प्रोग्रामिंग में मिले। उसके बाद हम लोग चलेंगे मेथड की तरफ और मेथड को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, उसकी पूरी कहानी समझने का प्रयास करेंगे, वो क्यों आया हमारे प्रोग्रामिंग के बीच में, उससे क्या बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। इन सारी बातों की चर्चा आज के टॉपिक में हम लोग करेंगे और मुझे यह पूरा विश्वास है कि आज के टॉपिक के बाद आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बिटवीन द मेथड एंड फंक्शन। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा मेथड का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। टुडे टॉपिक इज मेथड टॉपिक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको समझने का प्रयास करेंगे, वह टॉपिक है मेथड। मेथड क्या होता है, किस तरह से यूज होता है, क्यों आया प्रोग्रामिंग में, इन सारी बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। मेथड से रिलेटेड एक टर्म और है फंक्शन। हम लोग प्रोग्रामिंग में कहीं फंक्शन यूज करते हैं, कहीं मेथड यूज करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि फंक्शन का क्या कंसेप्ट है और मेथड का क्या कंसेप्ट है। कहां हम सब प्रोग्राम को फंक्शन कह सकते हैं, कहां हम मेथड यूज कर सकते हैं। इन सारी बातों की चर्चा आज के टॉपिक में हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्यों आया, उससे क्या क्या प्रोग्रामिंग में बेनिफिट्स मिले, इसकी भी कहानी हम लोग समझेंगे। उससे क्या फायदे मिले, किस तरह से प्रोग्रामिंग हमारा आसान हुआ, इन सारी बातों की चर्चा आज के टॉपिक में हम लोग करेंगे। उसके बाद से हम लोग मेथड पे आएंगे। मेथड की भी कहानी समझने का प्रयास करेंगे कि मेथड क्यों आया, उससे क्या बेनिफिट मिले प्रोग्रामिंग में, और कैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, किस तरह के डिफरेंसेस हैं, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के टॉपिक वीडियो लेक्चर के बाद आप लोगों को यह कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि फंक्शन क्या होता है और मेथड क्या होता है और कैसे जो है यह एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसकी भी पूरी कहानी आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वह है मेथड। और वह मेथड पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा फंक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फंक्शन जब समझेंगे तब मेथड पे हम लोग चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? अगर डिफिनेशन की बात करें तो आप लोग अगर डिफिनेशन की बात करें तो इसमें से बहुत से बच्चे होंगे जो कि 2 मिनट भी नहीं लगेगा और वो जो है पूरे डिफिनेशन को उसकी राम कहानी बता देंगे। लेकिन समझने वाली बात यहां यह है कि डिफिनेशन नहीं आपको जानना है, आपको कंसेप्ट जानना है। यहां पे कंप्यूटर में जितने भी टर्म्स आए हैं, प्रोग्रामिंग में जितने भी टर्म्स आए हैं, वह सारे टर्म्स आपके डेली लाइफ से रिलेटेड हैं।
और जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स का कंसेप्ट जो होता है वह कभी भी बदलता नहीं है। अगर यहां फंक्शन है, ये टर्म यूज हुआ है, यह इंग्लिश का टर्म है, तो जो फंक्शन का अर्थ होता है, जो जनरल अर्थ होता है, यहां भी उससे रिलेटेड अर्थ ही हमें मिलेगा। तो हम लोग पहले टर्म को समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन का मतलब होता है समारोह। अगर हिंदी बात की जाए कि व्हाट इज फंक्शन, तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन का अर्थ होता है समारोह या कार्य कहें, या कहें विशेष आयोजन। अगर मुझे छुट्टी चाहिए तो मैं कहता हूं कि मेरे घर में फंक्शन होने वाला है, मुझे छुट्टी दे दें। तो मैंने भी तो यहां पे फंक्शन यूज किया। तो फंक्शन कहने का मतलब है कि मेरे घर में कोई विशेष कार्य होने वाला है, इसलिए मुझे छुट्टी की आवश्यकता है। तो यहां पे क्या विशेष कार्य है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां भी तो फंक्शन यूज हो रहा है। तो वहां का जो फंक्शन है और ये वाला जो फंक्शन है, क्या वो डिफरेंट है या दोनों का कंसेप्ट एक ही है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर डिफिनेशन की बात करें तो आप कहते हो फंक्शन इज नथिंग, इट इज ए सेल्फ कंटेंड ब्लॉक और सब प्रोग्राम ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म ए स्पेशल टास्क व्हेन इट इज कॉल्ड और व्हेन कॉल्ड। इसका मतलब है फंक्शन क्या है, यह जो है हमारा सेल्फ कंटेंड ब्लॉक है या कहें सब प्रोग्राम है, जो कि एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को कंटेन करता है, और वह फंक्शन जब कॉल किया जाता है तो एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करता है। तो ये भी फंक्शन तो एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म कर रहा है। और वहां भी हम लोगों ने कहा था कि हमारे घर में फंक्शन है तो हमें छुट्टी चाहिए, तो दैट मींस वहां भी तो स्पेशल टास्क होने वाला था, विशेष आयोजन होने वाला था, विशेष कार्य होने वाला था। तो जो दोनों का टर्म है रिलेटेड, वो टर्म हमारा या कहें उसका कंसेप्ट हमारा जो है वो चेंज नहीं हुआ है। यहां पे जो भी टर्म्स आप पढ़ोगे वो सारे टर्म्स आपके जो डेली लाइफ है उन्हीं से रिलेटेड है, उनसे कहीं कोई चेंज होने वाला कोई भी टर्म यहां पर नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसा मैंने आपको पहले कहा, फंक्शन क्या है, एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक और ए सब प्रोग्राम ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म ए स्पेशल टास्क व्हेन कॉल्ड। फंक्शन कुछ नहीं है, या सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक है या एक सब प्रोग्राम है, एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स का, जो कि परफॉर्म करता है एक स्पेशल टास्क को जब इसको कॉल किया जाता है। अब इसका दूसरा डिफिनेशन भी आप दे सकते हो। क्या दे सकते हो कि अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं फंक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क। फंक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो कि मिलकर एक स्पेशल कार्य को संपादित करते हैं या कहें कि परफॉर्म करते हैं। अब बात आती है इसकी कहानी समझने की कि आखिर फंक्शन प्रोग्रामिंग में आया क्यों, और अगर यह आया तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिले। तो पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यह फंक्शन प्रोग्रामिंग में आया क्यों और इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिले, ये हम लोग आगे समझेंगे। तो अगर आप बात करें प्रोग्रामिंग पैराडाइम का, तो हम लोग प्रोग्रामिंग को कई पार्ट्स में या पूरे प्रोग्रामिंग का जो हमारा जर्नी रहा है उस प्रोग्रामिंग को हम लोग कई रूपों में बांट सकते हैं। जैसे पहला जो है हमारा वो है मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग का। मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, कहते हैं इस टाइप के प्रोग्रामिंग में क्या होता था, एक सिंगल फंक्शन यूज होता था और जो भी आपको कोड लिखने हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं, उन सारे स्टेटमेंट्स को आपको उसी सिंगल फंक्शन में लिखना पड़ता था। इसीलिए इसको हम लोग जो है मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ही फंक्शन यूज हो रहा है और सारे जो हमारे कोड हैं, जो इतने भी स्टेटमेंट्स हमको जरूरी हैं प्रोग्रामिंग के लिए, वो सारे स्टेटमेंट्स हमको कहां लिखने होते हैं, उसी सिंगल फंक्शन में लिखने होते थे।
इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते थे, सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूशन भी कहा जाता था। अब समस्या हो गई कि अगर मैं कहता हूं कि आपको एक साधारण कैलकुलेशन का प्रोग्राम बनाना है, तो उस प्रोग्राम के लिए अगर बेसिक कैलकुलेशन ही करना है, दैट मींस कि एडिशन चाहिए, सब्सट्रैक्शन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए और डिवीजन अगर आपको चाहिए, तो एडिशन का कोड भी उसी सिंगल फंक्शन में लिखना होगा, सब्सट्रैक्शन का कोड उसी सिंगल फंक्शन में लिखना होगा, मल्टीप्लिकेशन का भी कोड उसी सिंगल फंक्शन में लिखना होगा और डिवीजन का भी कोड उसी सिंगल फंक्शन में आपको लिखना होगा। अब यह आप सोचें कि आपका जो प्रोग्रामिंग है वो कितना कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। अगर ये तो छोटा कैलकुलेशन की बात है, जहां अगर आपको बड़े प्रोग्राम्स बनाने हैं, जहां आपको बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो वहां पे तो अगर एक फंक्शन के अंदर 1000 लाइंस हो जाएं तो उनको हैंडल करना कितना कॉम्प्लेक्स होगा, इसको आप जो है समझ सकते हैं। तो ये यहां पे डिफिकल्ट था, क्योंकि प्रोग्राम का जो साइज जो हो रहा था वो हमारा बड़ा बढ़ जा रहा था और उसको मैनेज करना यह बड़ा डिफिकल्ट जो है यहां पर परेशानी यह जो है उत्पन्न कर रहा था। अब दूसरा अगर इसका जो है ड्रॉबैक देखा जाए, इसमें जो समस्या जो थी उसको देखें अगर, तो जो डेटा जो होता था, जो डेटा वेरिएबल्स होते थे वो ग्लोबल होते थे और उनको कहीं भी कॉल किया जा सकता था और जो स्टेटमेंट्स लिखे जाते थे वो सीक्वेंस में लिखे जाते थे। अगर एक स्टेटमेंट से हमको डायरेक्ट किसी दूसरे स्टेटमेंट पे जाना है, जो है स्किप करके किसी दूसरे स्टेटमेंट पे जाना है, तो वहां पे जंप स्टेटमेंट्स यूज होते थे, जैसा कि गो टू है। और यहां कोई जो है कंसेप्ट नहीं था सब प्रोग्राम्स का, या कहें कोई कंसेप्ट नहीं था फंक्शंस का। तो कितना मुश्किल जो है, सोचिए कि कितना मुश्किल उस समय का प्रोग्रामिंग रहा होगा, जहां की होता क्या था कि अगर आपको कितनी लाइन का कोड लिखना पड़े, उन सारे को आपको सिंगल फंक्शन में ही लिखना होगा और आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। मैं अगर आपको कहूं कि आपको काम करना है, आप काम क्या करना है आपको, तो आपको जो है कोई शादी या कोई फंक्शन होने वाला है, वहां पे आपको काम करना और सारा काम आप ही को करना है और आपका कोई मदद नहीं करेगा, तो आपके लिए वो काम कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी कार्य को मैं 10 लोगों में बांट दूं, मैं 20 लोगों में बांट दूं, तो वह कार्य आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो ये जो कार्य जो था आपके लिए, आपके सिंगल के लिए जो मुश्किल होने वाला था, वही स्थिति यहां मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग के केस में भी थी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग के बाद सेकेंड जो आया हमारा, वह हमारा था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, या कहें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, या कहें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो था, ये सेकेंड नंबर पे था। अब यहीं पे आके हमारा फंक्शन का कंसेप्ट आया। दैट मींस क्या किया गया कि जो पूरा एक ओवरऑल जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, या कहें कि उसको सेक्शंस में बांट दिए गए। तो यहां पे कई हमको मल्टीपल सब सेक्शंस में जो है एक पूरे प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया गया। तो क्या हुआ कि छोटे छोटे जब टुकड़ों में कार्य बट गए, तो उन कार्य को हैंडल करना, उन सेक्शंस को हैंडल करना, ये क्या हो गया, आसान हो गया। तो यहीं पे कंसेप्ट हमारा आया किसका, प्रोग्राम का, या कहें सब प्रोग्राम्स का। सब प्रोग्राम को ही हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं। अब जो प्रोसीजर हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, कैसे कैसे क्या क्या थे, जैसे कि फॉर्ट्रन था, बेसिक था, ऑलगोल था, कोबोल था, सी, ये सब हमारे क्या थे, ये सारे हमारे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे। कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, तो ये सारे हमारे जो है वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे। तो ये आप समझ गए होंगे अब कहानी जो हमारी फंक्शन की थी। तो यही जो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में जो हमारा जो खामियां थी, उन खामियों को दूर करने के लिए ही फंक्शन आया, प्रोसीजर आया, और इसके द्वारा क्या किया गया कि जो हमारे जो प्रोग्राम बहुत बड़ा होता था, उसको छोटे छोटे सेक्शन में बांट दिया गया। अब इससे फायदा क्या क्या हुआ,
तो फायदा ये हुआ, पहला जो हमारा बेनिफिट मिला उससे फंक्शन बनने से, वह रहा रीयूजेबिलिटी का। रीयूजेबिलिटी मतलब बार बार यूज करना। अगर आप एक फंक्शन बना देते हो एडिशन नाम का, तो जहां आवश्यकता हो उस एडिशन को आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। जितनी आवश्यकता हो, जितनी बार आवश्यकता हो, उतनी बार उसको आप जो है यूज कर सकते हो, जिससे आपका कार्य क्या हो गया, आसान हो गया। दैट मींस अगर 10 टाइम्स 10 जगहों पे अगर उसको आपको यूज करना है, तो 10 बार आपको फंक्शन लिखने की, उसके कोड को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से जो है आप एक बार लिख के उसको हर एक जगह कॉल कर सकते हो। पहला ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा हुआ रीडेबिलिटी का। रीडेबिलिटी कहने का मतलब आसानी से आप कोड को पढ़ सकते हो। पढ़ने की क्षमता ही रीडेबिलिटी कहलाती है। तो आसानी से आप कोड को पढ़ सकते हो। कहीं कोई एरर आता है तो उस एरर को आसानी से आप ढूंढ सकते हो और उसको सही कर सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट है एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन में जब आप लाइंस को लिख देते हो, जब आप स्टेटमेंट्स को लिख देते हो, तो जो यूज करने वाला है सिर्फ उसको फंक्शन का नाम चाहिए और उसको वो यूज कर लेगा। भीतर क्या कोडिंग है, क्या लाइन लिखे गए हैं, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। यह बेनिफिट मिला हमको फंक्शन के डेवलपमेंट से। जब फंक्शन का कंसेप्ट आया प्रोग्रामिंग में, तो ये सारे बेनिफिट्स हमको मिले। तो समझ गए होंगे इन टॉपिक्स को आप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सेकंड जो टर्म्स रिलेटेड है फंक्शन से, वह है फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन डिफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है और फंक्शन डिफिनेशन क्या होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप जब प्रोग्राम में कोई फंक्शन यूज करना चाहते हो, तो उस स्थिति में उस फंक्शन का डिक्लेरेशन, उस फंक्शन को कॉल करने से पहले आपको बताना होगा, देना होगा। फंक्शन के डिक्लेरेशन में क्या क्या आप देते हो, वह फंक्शन किस तरह के, किस डेटा टाइप के वैल्यू को रिटर्न करेगा, पहले यह लिखना होगा। फिर दूसरा, उसके बाद एक स्पेस छोड़कर, जगह छोड़कर आपको फंक्शन का नाम लिखना होगा। फिर उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपको जो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होंगे, जो पैरामीटर्स आप उन फंक्शंस में पास कराना चाहते हो, उन पैरामीटर्स का जो डेटा टाइप होगा, उस डेटा टाइप को आप कॉमा के द्वारा सेपरेट करके जितने भी आप पैरामीटर्स पास कराना चाहते हो, सारे पैरामीटर्स को, उनके डेटा टाइप को कॉमा के द्वारा आपको जो है सेपरेट करके आपको लिखना होगा। यही हमारा कहलाता है फंक्शंस का डिक्लेरेशन या कहें फंक्शन डिक्लेरेशन। अब फंक्शन जब आप डिक्लेयर कर दिए, तब जाके आपको क्या करना होता है, उस फंक्शन को आपको जो है डिफाइन करना होगा। दैट मीन्स कि उस फंक्शन के बॉडी को आपको डिफाइन करना होगा। उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन डिफिनेशन कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन डिफिनेशन कहेंगे। जैसा कि मैंने यहां पे दिखाया है, देखिए ये तीसरा जो हमारा यहां टर्म है, ये क्या है, फंक्शन डिफिनेशन का। और ये जो हमारा टर्म है, ये क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन का। फंक्शन डिक्लेरेशन इज ए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दैट आइडेंटिफाइज ए फंक्शन विथ इट्स नेम, a list of argument that accepts and the type of data it returns. That means सबसे पहले जो आता है हमारा लिखना होता है रिटर्न टाइप। दैट मीन्स कि यह फंक्शन आफ्टर एक्सक्यूशन किस तरह के डेटा को या किस तरह के डेटा टाइप को यह रिटर्न करेगा, या हमारा रिटर्न टाइप के जगह पर लिखना होता है। उसके बाद से हमारा फंक्शन का नाम होता है और फिर जो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं या लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनको जो है आपको कॉमा के द्वारा सेपरेट करके आपको लिखना होता है।
अब सेकंड जो हमारा क्या होता है, फंक्शन डिफिनेशन। फंक्शन डिफिनेशन में क्या होता है, फंक्शन का हेडर होता है। फंक्शन हेडर में क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नेम होता है, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारे जो है वहां पे जो है आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब उसके बाद ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अपने फंक्शन के बॉडी को डिफाइंड करते हैं। जो फंक्शन के एग्जीक्यूटेबल कोड हैं उन कोड्स को उसके अंदर हम लोग लिखते हैं। अब फंक्शन को डिक्लेयर आपने कर दिया, फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद फंक्शन का डिफिनेशन दे दिया। अब फंक्शन डिफिनेशन दे दिए, लेकिन समस्या यहां यह है कि जो हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है वो कंपाइलर को बताया जाता है कि जो एग्जीक्यूशन आपको स्टार्ट करना है वो मैन से ही स्टार्ट होगा, और मैन जहां पे समाप्त हो रहा है वहीं तक उसका एग्जीक्यूशन चलता है। तो बाहर आप जो भी फंक्शन बनाओ, अगर उन फंक्शंस को आप मैन में कॉल नहीं करते हो तो वह फंक्शन किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो अगर उन फंक्शंस को आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो उन फंक्शंस को आपको मैन में कॉल करना होगा। तो जो तीसरा पॉइंट हमारा रिलेटेड है वो क्या है, हमारा फंक्शन कॉल, जो कि मैंने यहां पे दिया है। To use the function, we will have to call that function to perform the special task. अगर हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं तो आप फंक्शन डिफाइंड कर दो, प्रोटोटाइप आप डिक्लेयर कर दो, फंक्शन का डिक्लेरेशन आप दे दो, फंक्शन का डिफिनेशन आप दे दो, उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप उसको मैन के अंदर कॉल नहीं करते हो। यह बताया गया है कंपाइलर को कि मैन जहां से स्टार्ट होता है वहीं से कोड्स को जो है उसको एग्जीक्यूट करना है, और जहां समाप्त होता है मैन की बॉडी वहां पे जाके जो है उसको समाप्त कर देना है। अगर उसके बीच में आप फंक्शन को कॉल कर लेते हो, फंक्शन का कॉल लिख देते हो, तो वह फंक्शन जो है आपका एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज किसी भी परिस्थिति में वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन। फंक्शन के डिक्लेरेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप के बाद क्या लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम दिया है फंक्शन 1, और इन पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर्गुमेंट्स को लिखते हैं, या कहें हम लोग पैरामीटर्स को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा हर एक प्रोग्राम में, हर एक सी के प्रोग्राम में, हर एक C++ के प्रोग्राम में एक मैन फंक्शन डिफाइन किया जाता है, और मैन फंक्शन के बॉडी के साथ जो मैन फंक्शन का पहला स्टेटमेंट होता है वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और जो लास्ट स्टेटमेंट होता है मैन फंक्शन का वहीं पे जाके हमारा उसके एग्जीक्यूशन के साथ ही जो है हमारा, ठीक है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी समाप्त हो जाता है। तो जो भी फंक्शन आप डिफाइंड किए हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइंड किया है, तो जो भी फंक्शन डिफाइंड किए हो उस फंक्शन का कॉल आपको मैन के अंदर देना होगा, उस फंक्शन को आपको मैन के अंदर जो है कॉल करना होगा। अगर मैन के अंदर उसको आप कॉल नहीं करते हो तो वो फंक्शन किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में वह एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है, जैसे यहाँ पे हमारा किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा, ऊपर से हमारा चलता जाएगा और कंपाइलर चेक करता जाएगा कि हमारे कोड्स क्या कर रहे हैं। तो फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। अब फंक्शन का डिक्लेरेशन क्यों करते हैं और किस स्थिति में हम फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं, यह आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो मेरा जो है सी का वीडियो आपको देखना होगा। मैं जल्द ही सी का भी वीडियो अपलोड करूंगा, वहां पे जो है आप इसकी पूरी कहानी समझ सकते हैं। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप फंक्शन का डिक्लेरेशन दे देते हो यहाँ पर पहले, और उसके बाद से आपको क्या करना है, जो फंक्शन है हमारा उसको कॉल करना है। कॉल कैसे हम लोग करेंगे, तो कॉल करने के लिए आपको रिटर्न टाइप लिखने की आवश्यकता नहीं है। कॉल में सिर्फ हम लोग लिखते हैं फंक्शन का नाम, और जो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को हमको यहाँ पे पास कराना होता है, और ये सारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स जो है हमारे मैच करने चाहिए जो हमारा फंक्शन का डिफिनेशन है उनके आर्ग्यूमेंट से।
अब जैसे यहां पे आप फंक्शन कॉल करते हो, यहां से डायरेक्ट एक्सक्यूशन जाता है, कंपाइलर खोजने जाता है कि वेयर इज द फंक्शन डिफिनेशन डिफाइंड, कहां पे हमारा फंक्शन का डिफिनेशन परिभाषित है। अब वहां पे जाकर जो है वो क्या करता है, यहां से जो भी आप आर्गुमेंट लेके जाते हो, पहला आर्गुमेंट पहले वेरिएबल में, दूसरा आर्गुमेंट दूसरे वेरिएबल में जो है वो, तीसरा आर्गुमेंट, इस तरह से जितने भी आप आर्गुमेंट्स लिए हुए हो, यहां पर जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स है वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स के वेरिएबल में जाके जो है उनके वैल्यूज को वो स्टोर कर लेता है। उसके बाद से जो है यहाँ पे ये एक्सक्यूशन को स्टार्ट करता है और आफ्टर एक्सक्यूशन जो भी वैल्यू ये रिटर्न करता है वो वैल्यू यहाँ से आके फिर पुनः जो है हमारा यहाँ पे फंक्शन 1 को रिटर्न हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल आप डिफाइन किए हुए हो तो वह वैल्यू वहां से रिटर्न होके उस वेरिएबल में स्टोर करेगा। अगर आप जो है वेरिएबल डिफाइन नहीं किए हुए हो तो डायरेक्ट जो है उसको अगर आप कॉल कर रहे हो तो वहां पे अगर रिटर्न आप कुछ नहीं करते हो तो डायरेक्ट जो भी वहां पे कार्य है या कोई भी स्टेटमेंट आपने प्रिंट का लिखा हुआ है तो वो डायरेक्ट उसके वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये जो हमारा जो फंक्शन यहाँ पे जो हमारा हो रहा है कॉल, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। और जो ये हमारा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है यहाँ पे जो डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन कॉल्ड। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि फंक्शन कॉलिंग क्या होता है और फंक्शन कॉल्ड क्या होता है। फंक्शन कॉलिंग कहने का मतलब हमारा क्या हो गया कि जो फंक्शन हमारा जो है, जहां पे जिस मैन के अंदर जो फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कॉलिंग कहलाएगा। और हमारा जो डिफिनेशन जहां है हमारा फंक्शन का, वो हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कॉल्ड कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये आप लोग बातों को समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब बात आती है व्हाट इज मेथड। मेथड क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मेथड के डिफिनेशन क्या है और उसके बाद से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि मेथड क्यों आया और इससे क्या बेनिफिट्स मिले हैं। तो जहां तक डिफिनेशन की बात है तो कह रहा है कि एन ऑपरेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑन एन ऑब्जेक्ट और एंटिटी व्हेन कोडेड इन ए क्लास इज कॉल्ड ए मेथड। एक ऑपरेशन जिसकी आवश्यकता है फॉर एन ऑब्जेक्ट, एन ऑपरेशन रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के लिए जो ऑपरेशन आवश्यक है या एंटिटी के लिए जो ऑपरेशन आवश्यक है, व्हेन कोडेड इन ए क्लास, जब जो है क्लास में बनाया जाएगा और क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो ऑब्जेक्ट के लिए जिस ऑपरेशन की आवश्यकता है या कहें क्लास के अंदर जो भी ऑपरेशन, जो भी एक्शन आप डिफाइन करते हो, उस एक्शन या ऑपरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, मेथड कहेंगे, है ना। डिफिनेशन मैंने यहां पे क्या दिया है, एन ऑपरेशन रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए जो ऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है वह जो कि कोड होता है, जिसका कोडिंग किया होता है कहां पर, क्लास के अंदर, वह हमारा क्या कहलाता है, मेथड कहलाता है। अब अगर एक टर्म देखें तो व्हाट इज मेथड, तो दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मेथड इज नथिंग, इट इज ए क्लास मेंबर फंक्शन। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा क्लास का मेंबर फंक्शन ही क्या कहलाता है, मेथड होता है। दैट मीन्स कि अगर वो इंडिविजुअल होगा अगर इंडिविजुअल होगा तो वो फंक्शन कहलाएगा, अगर क्लास के अंदर आप उसको डिफाइन करते हो तो वही फंक्शन हमारा क्या कहला जाएगा, मेथड कहला जाएगा। दूसरे शब्दों में इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मेथड्स आर फंक्शंस। मेथड्स क्या है, फंक्शन है दैट बिलोंग टू द क्लास। दैट मीन्स कि क्लास के अंदर जो फंक्शंस जो हैं हमारे बिलोंग करते हैं, उन फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। फिर नेक्स्ट डिफिनेशन भी वही हमारा है, ए मेथड इन उप इज ए प्रोसीजर दैट एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ जो प्रोसीजर हमारा एसोसिएटेड होता है, जो कि हमारा क्लास के अंदर हमारा डिफाइंड होता है, उसको आप क्या कहते हो, मेथड कहते हो। अब बात आती है फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसके साथ किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, जहां उसको चाहे आप उसको कॉल कर सकते हो। लेकिन क्लास के जो मेथड होते हैं उनको आप जो है, आप अगर उसे बाहर कॉल करना चाहते हैं तो अगर वो पब्लिक सेक्शन में डिफाइंड है तो कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो प्राइवेट सेक्शन में डिफाइंड है तो उस परिस्थिति में आप उसको बाहर कॉल नहीं कर सकते हो।
जब भी आपको जो है क्लास के मेथड को कॉल करना होगा तो क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से आप उसको कॉल कर सकते हो। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैनॉट कॉल द मेथड ऑफ क्लास। ठीक है ना। अब नेक्स्ट डिफिनेशन कहता है ए मेथड डिफाइंस इनसाइड द क्लास। फिर वही बात आ गई कि मेथड कहां डिफाइंड होता है, क्लास के अंदर डिफाइंड होता है। टू वर्क ऑन डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास, क्यों डिफाइंड होता है, तो डेटा मेंबर जो क्लास के डेटा मेंबर्स हैं उन पे कार्य करने के लिए डिफाइंड होता है। अब बात वही आई जो कि हम पहले जो हमारी बात हुई थी कि why we use methods in C++, क्या फायदा है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने देखा, तो प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था। प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट इट इज ए प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स ए कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो रियल वर्ल्ड के हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनका कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कौन, प्रोग्रामिंग। या एक प्रोसेस है जो कि हमारे कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है। किसके कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन का, जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम है उनका कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब UPS जो है वह यूज करता है रियल वर्ल्ड के एंटिटीज को या कहे प्रोसेसेस को एंड और उनको रिप्रेजेंट करता है सॉफ्टवेयर में। अब जो रियल वर्ल्ड के एंटिटीज हैं, कोई भी एंटिटीज आप उठा लो, उनसे दो बातें जो है रिलेटेड होती हैं। एक प्रॉपर्टीज रिलेटेड होती है, दूसरा एक्शन रिलेटेड होता है। प्रॉपर्टी को डेटा मेंबर्स के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है इनसाइड द क्लास, और जो एक्शंस हैं उन एक्शंस को क्लास में किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, मेथड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे व्हाई वी यूज मेथड्स इन C++। अब बात आती है व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड। मेथड और फंक्शन में क्या क्या हमारे डिफरेंसेस हैं। तो मेथड जो होता है वह हमारा क्लास के अंदर डिफाइंड होता है। क्लास के अंदर जो फंक्शन डिफाइंड होता है उसी को हम लोग मेथड कहते हैं। और फंक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, बाहर इंडिपेंडेंट होता है हमारा। मेथड क्या होता है, अगर पहला पॉइंट देखें तो यह हमारा क्या है, क्लास मेंबर फंक्शन है। अब फंक्शन जो है हमारा रीयूजेबल कोड है जो कि कहीं भी जिसको आराम से कॉल किया जा सकता है, प्रोग्राम में कहीं भी इसको जो है कॉल किया जा सकता है। वह इंडिपेंडेंट होता है। बट अगर हम मेथड को यूज करना चाहते हैं तो क्लास के ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा ही आप कर सकते हो, ऐसे आप उसको कॉल बाहर नहीं कर सकते हो। फंक्शन के साथ किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन मेथड के साथ सिक्योरिटी है। मेथड जो हो सकता है वो पब्लिक हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है। अब पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट की कहानी मैं आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा आपको। लेकिन ये तीनों जो हैं, जो कीवर्ड्स यहां पे प्रोवाइडेड हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, इनसे क्या होती है, सिक्योरिटी मिलती है। किसको, फंक्शन को मिलती है। जो डेटा मेंबर्स क्लास के होते हैं उनको मिलती है। कैसे मिलती है इसकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पे जो हमारे पास जो मेथड है वो ज्यादा सिक्योर है, उनको सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन फंक्शन के साथ कहीं कोई सिक्योरिटी वाली बात नहीं है। तो आज की कहानी यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है उस वीडियो को आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे लेक्चर्स हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखें और उनको समझने का प्रयास करें। अगर कहीं कोई आपके मन में कोई दुविधा हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जो है दे सकते हैं और मैं निश्चित तौर पे उसको पढ़ूंगा और आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन।